हूँ तहमीना शेख। गुजरांवाला के नवाही इलाके में मैं इस टाइम मौजूद हूँ, जिसको थाना लगता है थाना धुले। एक भाई को उसी के भाई ने ड्रिप के अंदर नीला थोथा मिलाकर कत्ल कर दिया, जबकि वो भाई पहले ही आखिरी सांसों पर था, गोलियां लगी थी और अस्पताल में दाखिल था। मुदई के घर हम इस टाइम आए हैं, क्या माजरा है, मुदई क्या कहता है, उससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम समीना। समीना। हाँ जी। समीना, आप यहाँ पे कब से रह रही हैं? हम 4 माह हो गए। 4 माह हो गए यहाँ हाँ पे रह रही हैं। मालिक मकान किधर है? वो मालिक मकान का हमें पता ही नहीं है किधर रहते, किधर, हमें दलाल ने दवाया था ये मकान। अच्छा ठीक है। हाँ तो जी। कैसे किराया वगैरह देती हैं? हमारा 14 तारीख को जाता है किराया। 14 तारीख को कौन 14 लेने आता है किराया? वही आसमा खुद ही आती थी लेने पहले। अच्छा। हाँ और जी। अब पहला किराया जाएगा तो पता नहीं अब कौन आएगा कौन नहीं। वो कॉल करके हम एक दिन पहले बता देते हैं, अभी हमने किराया लेने आना है। कितने किराए पे है? ये 9,000 पे। 9,000 पे। हाँ जी। मुलजिम को हम साथ लेकर आए हैं और जिसका ये घर है, क्या कहानी है, वो सारी भी डिटेल से आपको बताएंगे। तुम लोग अपना घर छोड़ के किराए पे क्यों रहते हो? मैम पहले हम इधर रहते थे। ये आप लोगों का अपना घर है ना, तो फिर ये छोड़ा क्यों? ये वो क्या कहते हैं, भाई के कोई इख्तलाफात थे आपस में, कोई झगड़ा बना था। किससे? क्योंकि वो नाज़िम सिटी था पंजाब के, नाज़िम सिटी था 88 तंजीम के ना, ठीक है, उसके कोई मुखालफिन थे। उसने भाई ने खुद हमें बोला कि उधर चले जाओ, क्योंकि मैं सेफ्टी नहीं हूँ। इसने वहाँ पर शिफ्ट की छिछर वाली जाके दूसरे किराए के मकान में। किराए के मकान में कौन कौन जाता था? क्या मतलब? कौन कौन रह रहा था उस मकान में? सब रह रहे थे। भाई भी वहीं रह रहा था? जी। दुश्मनी भाई की थी, लेकिन आप सब भी शिफ्ट हो गए वहाँ पे। जी। तो फिर जब आप लोगों ने भाई की डेथ हुई है, जी। भाई को कत्ल किया है, तो उसके बाद उसका कफन दफन इसी घर में किया है, किराए के मकान? इसी घर में। क्यों? यहाँ पे तो आपकी दुश्मनी है। नहीं, फिर वो क्या कहते हैं, डेथ हो गई, फिर उसके बाद उसको वहाँ पे ले गए। कफन दफन इस घर से किया है? इससे कब से रिश्तेदार सब इधर इकट्ठे हुए थे, फिर किराए के मकान में क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ तो दुश्मनी थी। फिर यहाँ पे किया ना, चलो जब तो वो फोत हो गया तो फिर यहाँ पर लेके आना था। जब फोत हो गया तो यहाँ लेकर आए अस्पताल से सीधा? जी। उस घर में कोई कुछ मेहमानों का को नहीं था पता घर का कि घर हमने कहाँ पे नया लिया है। अच्छा, किराए वाला। तो इसलिए हम उनको दिक्कत ना होता, हमने इसलिए यहाँ पे। ठीक है। मोहल्लेदार क्या कहते हैं, उनके पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं कि मकतूल कैसा था। मोहल्लेदार मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं। बिशारत मकतूल के हवाले से हम इनसे बात करते हैं कि वो कैसा था। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम जी। बाबा जी क्या हाल है? ठीक है। ठीक है, शुक्र। बाबा जी बिशारत कैसा था? बहुत ही अच्छा था। बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था। आपको पता है बिशारत को कैसे मारा गया है, क्या हुआ है? बाकी वो उसकी बहन अच्छी नहीं थी, वो निकल के चली गई थी, ये रुकावट था, मना करता था मना बहन को? करता था। जी यही सुनो। यही सुना है। बिशारत का उठना बैठना कैसा था? बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था। नमाजी परहेजी आदमी था। जी। उसका वालिद भी ठीक है जी। आपका क्या नाम है? मिराजुद्दीन जी। मिराज साहब बताइए। उसके वालिद साहब भी बहुत अच्छे आदमी थे। वो बिशारत जो बहुत हो चुका है, वो उसका कोई नशे के साथ तल्लुक़ था उसका। अच्छा। और उसके वालिद भी नमाजी परहेज़ी आदमी थे, ये लड़का भी नमाजी परहेज़ी आदमी। तो ये बाकी फैमिली का रुझान क्यों खराब है? सारों का खराब है? सबका खराब है। पूरी फैमिली का? इसीलिए ये घर छोड़ कर गए? ये मालिक है ना इस घर के? तो ये मकान कब से खाली करके गए? तकरीबन कोई 1 साल तो हो गया होगा इसको। अच्छा, तो क्या वजह है? यहाँ से मोहल्लेदारों ने कोई कंप्लेन की है या बदनामी की वजह से गए? ये मालूम नहीं है हमें। कंप्लेन तो की होगी ना मोहल्लेदारों ने। ठीक है। इसी वजह से ये खाली हुआ। तो इस घर में भी कोई मर्दों का आना जाना रहता था? पहले था, जब छोड़ के गए उसके बाद नहीं। जाहिर है वो आसमा जब रहती होगी तब आते जाते थे आदमी, या नहीं? नहीं, तब तो आते थे। सबको पता है इस बात का? पक्की बात है? पूरे मोहल्ले को पता है। आसमा के पीछे मर्द आते थे? मुख्तलिफ मर्द आते थे या एक ही? मुख्तलिफ ही आते थे। अच्छा ठीक है। तो भाई मना करता था? जी मना। बिशारत कैसा था? बिशारत बहुत अच्छा लगता था। उठता बैठता था? मस्जिद में आता जाता था, हमारे साथ नमाज पढ़ता था, बहुत अच्छा आदमी था। ठीक है। बैरिस्टर वकास अब्रेज खान हमारे साथ इस टाइम मौजूद है। इस केस के हवाले से कानून क्या कहता है ये हम जानते हैं बैरिस्टर वकास अब्रेज खान से। बैरिस्टर साहब, सबसे पहले तो वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। आज के केस के हवाले से 2-3 सवालात हैं जो मैं ये चाहती हूँ कि हम लाजमी अपने नाजरीन को वो दिखाएं। ज्यादातर हम ये देखते हैं जो मुद्दई मुकदमा है वो जब केस की पैरवी करता है तो केस चल रहा होता है, मंतकी अंजाम तक पहुँचता है, और जब मुद्दई मुकदमा केस की पैरवी नहीं करता तो केस रास्ते में रह जाता है। और ऐसी बहुत सी फाइलें हैं जो अब तक बंद हैं। आज के केस के हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए जी, मैं ये समझता हूँ कि किसी भी केस के अंदर जो जान डालता है वो मुद्दई, चूँकि वो उस केस की पैरवी करता है, उसको परस्यू करता है, तमाम तर इन्वेस्टिगेशन में, इंटेरोगेशन में वो आईओ के लिए
ममदो माविन साबित होता है। और अगर मुद्दई की स्टेटमेंट कमज़ोर हो, मुद्दई मुनहरिफ हो जाए या अपना मुकदमा वापस ले ले, तो मुकदमा जो है आज सिरे नू ही ख़त्म हो जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि मुद्दई का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट किरदार समझा जाता है। और एट द सेम टाइम इस तरह के केसेस के अंदर चूँकि जो मुलजिमान थे वो नामज़द नहीं थे, वो नामालूम थे, तो ऐसे केसेस के अंदर ज़िम्नियों के अंदर पुलिस कोई जो भी इन्वेस्टिगेशन या इंटेरोगेशन होती है, उसमें इन्वेस्टिगेशन इंटेरोगेशन के बाद पुलिस की ये लाइबिलिटी होती है कि वो असल मुलजिम तक पहुँचे। और इस केस के अंदर जो इन्वेस्टिगेशन थी, जो इंटेरोगेशन थी, वो बड़ी क्वालिटेटिव थी। एंड वी नीड टू अप्रिशिएट एंड एडमायर द रोल ऑफ पुलिस के इनके बहन भाइयों की तरफ से ही खुद मुद्दई बन के इस मुकदमे का इंदराज करवाया गया। लेकिन एट द सेम टाइम इन्वेस्टिगेशन इंटेरोगेशन में जो पुलिस की अब तक की जो इन्वेस्टिगेशन है या फाइंडिंग्स है, उसके मुताबिक ये लोग जो खुद मुद्दई बन के बैठे हुए थे और नामालूम लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था, ये लोग कहीं ना कहीं खुद ही इसके अंदर गुनाहगार नज़र आते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि पुलिस के पार्ट पे ये बड़ी क्वालिटेटिव पीस ऑफ इन्वेस्टिगेशन थी। लेकिन दूसरी तरफ अगर ये नामालूम ना होते और किसी को नामजद कर देते, तो फिर ये मुकदमा जो है वो मंतकी इंजाम तक ना पहुँचता और जो असल मुलजिमान थे शायद उनको फिर सज़ाएँ भी ना मिल सकती। बिल्कुल ठीक है। बहुत से ऐसे केसेस हैं वकास साहब जो हम देखते हैं कि माँ उसमें मुद्दई होती है या वालिद मुद्दई होता है और खुदा न खास्ता घर के अंदर ही कातिल भी मौजूद होता है और मकतूल का ताल्लुक भी उसी घराने से होता है। माँ जब देखती है कि एक तरफ मेरा एक बेटा अल्लाह को प्यारा हो गया, कत्ल हो गया, और दूसरा बेटा जेल जा रहा है, तो वो अपने केस को कंट्रोल कर लेती है और माफीनामा हो जाता है, सुलह हो जाती है, जिसमें हम ये देखते हैं कि मुलजिमान को सजा नहीं मिलती। सेम एज इट इज हम इस केस की भी जब बात करते हैं तो आपको नहीं लगता कि कानून में बेहतरी की जरूरत है? देखिए 2018 का कंदील बलोच का एक ऐसा मुकदमा था जिसमें कंदील बलोच को उसके भाई ने गैरत के नाम पे कत्ल कर दिया गया और उसकी माँ और उसका बाप उस केस के अंदर मुद्दई बने। और लेटर ऑन जो है उन्होंने सुलह सफाई से अपने बेटे को माफ़ कर दिया, कंप्रोमाइज़ किया और उसे फ़ी सबीलिल्लाह माफ़ कर दिया। लेकिन उन्होंने उस कंप्रोमाइज़ को नेगेट करते हुए उस मुलजिम को सज़ा दी, लेकिन लेटर ऑन हाई कोर्ट्स में जाके वो सज़ाएँ भी सेटिस्फाइड हुई। तो जिस तरफ आपने इशारा किया, मैं ये समझता हूँ ये सेक्शन 311 है जो 2016 की क्रिमिनल अमेंडमेंट के जिससे फिसाद फिल अर्ज फैलने का अंदेशा हो, ऐसे कंप्रोमाइज़ को कोर्ट नेगेट कर सकती है। और ऐसे केसेस के अंदर जहाँ पे मुद्दईयान अपना बयान वापस ले लें, अपना केस वापस ले लें, या माँ एक बेटे का दूसरे बेटे को आपके साथ माफ़ कर दे, तो ऐसे केसेस में मैं समझता हूँ कि रियासत वहाँ पे खड़ी हो सकती है। और एट द सेम टाइम उस्मान मिर्ज़ा केस के अंदर हमने देखा जहाँ पे मुद्दईयान बैठ गए, उन्होंने रिट्रैक्ट किया अपनी स्टेटमेंट से, लेकिन रियासत ने बड़ा विजिलेंट, एक्टिव और डायनामिक किरदार अदा किया और उस्मान मिर्ज़ा जैसे दरिंदे को भी सज़ा दिलवाई गई। तो मैं ये समझता हूँ कि प्रेसिडेंट्स तो मौजूद हैं और एट द सेम टाइम जो 95-96% केसेज हैं, हमने देखा कि जब मुद्दईयान जो घर वाले ही हो, कोई बहन भाई हो या माँ बाप हो, तो अल्टीमेटली वो सुलह सफाई की तरफ भी आते हैं। लेकिन वो शख्स जो इस दुनिया से चला गया, जो रियासत का शहरी था, रियासत पे इनकम्बेंट है कि जहाँ पे इज़्ज़त आबरू माल जान का तहफ़्फ़ुज़ करना शहरी की जिम्मेदारी थी। एट द सेम टाइम उस शहरी का अगर कत्ल होता है तो रियासत उसका किसास ले, ये भी रियासत की जिम्मेदारी है। लिहाजा रियासत खुद पेनिट्रेट कर सकती है, प्लंज कर सकती है और इस केस को एक प्रेसिडेंट के तौर पे या टेस्ट केस के तौर पे इन मुलजिमान को सजाएं दिलवा के एक टेस्ट या एक प्रेसिडेंट सेट कर सकती है। और अब चलते हैं ताना धूले में, जहां पर इस कहानी के मरकजी मुलजिमान मौजूद हैं। वो क्या कहते हैं, पुलिस का क्या मौक़िफ़ है, आइए मेरे साथ। मुलजिमान मेरे साथ इस टाइम मौजूद है। मुलजिमान से बात करते हैं कि इन्होंने ये प्लान कहाँ बैठ के बनाया और क्यों बनाया, इस प्लान में किस किस ने मदद की मारने की। क्या नाम है पूरा? तनवीर अब्बास। तनवीर अब्बास। तनवीर, ऊंची बात करनी है, कितनी उम्र है? मेरी उम्र है कोई 24-25 साल। क्या करते हो? मैं सिरबत का काम करता हूँ। अच्छा, किसके साथ काम करते हो? उत्थे भट्ठी है मारक सिंह उनके नाल ही काम करते हैं सां सी ते अगवा मेरा यार बन गया सी ते इन्हें अगो मैनू आख्या कि इंज नाम क्या है इसका? कराम है। अच्छा। इन्हें मैनू आख्या कि इंज करके ना मेरे काम दे विच ना इनदा भरा पिया हुंदा कुड़ी दा। केड़े काम च? ए पुलिस उनदा कोई प्यार श्यार करता सी ना। किसके साथ? कुड़ी से प्यार करता था। इन्हें मैनू आख्या इंज करके ना उन्हें खैर मारना है। किसको? उस मुंडे नू। ते मैं आख्या अच्छा ठीक है ते पहला मनदी नहीं सन। लड़की का क्या लगता था वो जिसको फायर मारा है? उनका भाई सी। अच्छा, वो मना करता था, क्यों फायर मारना था? ऐसे गल तो दूजे साने कहा ते मान के हाँ उन्हें सी मनदा। अच्छा। ते
इन्हें फिर आख्या कि उन्हें मारना, पहला मैं मनदी नहीं सा, फिर बाद च मन्निया, फिर मैं ते ये कट्ठी गए हैं। मोटरसाइकिल लगा होंदा अह दूआ खैर मारे ने, दोनों ने? मैं कल्ले ने मारे ने, नाल सी मोटरसाइकिल। चला कौन रहा था? मोटरसाइकिल खुद चला रहा था? ये चलांदा सी पे, फिर मैं मारे सन। तुम पीछे बैठे थे? हाँ जी, मैं। पिस्टल किसने दी थी? इन्नी दी सी। चलानी किसने सिखाई थी? इसने सब कुछ इन्ने। कितने पैसों में ये काम तय हुआ था? पैसे नहीं, इंदिरा सिर्फ यारी दोस्ती लगी सी बस। यारी दोस्ती में बंदा मारने चले थे तुम? हाँ जी, इंज दी काम होया बस। पैसे वैसे नहीं इसने लगाए तुम्हें? नहीं। अच्छा, फिर? बस उस तो बाद फायर मार के मैं पिंड टुर गया सा, काम छड़ के। कहाँ लगे फायर उसको? फिर मैंने नहीं पता, मैं पिंड टुर गया। तुमने मारे हैं ना फायर? मार के तो मैं तुम मौके पे टुर गया ना। कहाँ भागे तुम? मैं पिंड टुर गया, पिंडो फिर पिंडी। ये छोड़ के आया था मोटरसाइकिल पे? नहीं, मोटरसाइकिल मैं आप ही गया सा। कैसे? इंदा मोटरसाइकिल ले आके भाई फायर मारा? हाँ जी। उसके बाद? उस तो बाद मोटरसाइकिल इन्हें मैनू इन मल्ला या 3 फुटे बाजार च, ते मैं टुर गया पिंड। ठीक है। पिंड जाके ते फिर मैं टुर गया मैं पिंडी। पिंडी हो मैनू भार चुकिया तो पूरा सारा। फोन पे किस किस से राब्ता रहता था इन दिनों? इन किसी ला भी नहीं मेरा राब्ता, सिर्फ 1-2 बार इंदिरा राब्ता मेरा हुआ था। इकराम से हुआ था? हाँ जी। क्या कहते थे, क्या बातें होती थी? इन्हें आख्या काम नहीं तेरे को होया यार, ते अस आपे काम कर लिया। अच्छा। तेरे को जो ना काम नहीं सी पूरा होया, तो अस आपे पूरा कर ले। पूछा नहीं तुमने कैसे किया है, क्या किया है? इन्ना को पूछा है, ते अगो आंदा जहर दिता है। अच्छा। बस मैं आख्या ठीक है, मैं फोन कट दिता। फिर उस तो बाद मेरा इंदा राब्ता बंद हो गया, मैं इंदा राब्ता को नहीं सी कीता। क्या नाम है भाई? मुदस्सिर नवाज। मुदस्सिर। मुदस्सिर क्या करते हो? जामिया पढ़ता हूँ। पढ़ते हो? क्या पढ़ रहे हो? दर्स निज़ामी का रहा हूँ। अच्छा, कितने बहन भाई हो? 2 भाई थे, कत्ल हो गए, करवाया। एक आप हैं और एक भाई जो अल्लाह को प्यारा हो गया। बहनें कितनी हैं? 3 बहनें। 3 बहनें। सच सच बताना है, कैसे पहुंचे हो यहाँ तक? इस जगह पर? हाँ, इस जगह तक कैसे पहुंचे हो? किसने, अम्मी ने, बहन ने, भाई ने, इसने, बाहर वालों ने क्या पट्टी पढ़ाई थी? मैं पढ़ी तो किसने पढ़ी, जिन्हें पढ़ाई। ठीक है। मैं जामे पढ़ता था और जब ये वाक़या हुआ उससे बाद मुझे कॉल है कि भाई फैल लग गए हैं। ठीक है। मुझे इस प्लान का नहीं पता ये कैसे इन्होंने प्लान किया है, कैसे नहीं पता था। ठीक है। मैं क्या खैरियत है, कहते हैं ऐसा करना फैल लग गए हैं। इन्होंने तय कि खुद मिलवाए हैं, साल मामला नहीं है। तो उसके बाद मैं घर आया तो मुझे आप ही ने बिठाया पास और बोली है कि मेरा रिश्ता नहीं से होने दिंदा। आसमान है? आसमान वो मेरा रिश्ता नहीं से होने दिंदा, तो इस वास्ते मैं उन्हें खुद बनवाया। खैर मैंने कहा अच्छा हूँ फिर की को मेरे वास्ते कि तो मैं सही है कि तू ना बच गया, तू जैड टीका लगाना है। तो मैं क्या होर कोई हरकत की हो कम किया है, इन्नी हरकत कोई नहीं की, बस ना बस इजाज़त सन आई थी कि भाई घर सारे मन्ने पे सन और रिश्ता और इस वास्ते नाज की थी। रिश्ता कहाँ होना था? इसके साथ होना था। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि मैंने ना इसलिए इसको ना बुलवाया। तो मैं उनकी तू उनकी चाहनी है, मैं चाहनी है कि भाई तू ना टीका लगा देना कि भाई मैं ड्रिप के अंदर। बहन ने कहा था? बहन ने कहा। अच्छा। तो मैंने कहा और कोई हो तेने हरकत की हो या तेने कोई गलत बात की हो या तेने बदतमीजी की हो घर में कुछ किया है, नहीं चलो। तो इससे वास्ते अस टीका लगाया था मैं। ठीक है। आपने लगाया था? लगाया टीका। कैसे लगाया था? ड्रिप के अंदर लगाया था टीका। ड्रिप के अंदर टीका लगाया था। टीके में क्या भरा था? नीला था भरा। किसने ला के दिया था? ग्राम में ला कर दिया। जब आप टीका लगाने गए थे, भाई हॉस्पिटल में एडमिट था, क्या कहते थे डॉक्टर्स के बेहतर हो रहा है? काफ़ी बेहतर हो गया था। काफ़ी बेहतर हो गया था। बातचीत करता था? काफ़ी बातचीत की उसने। कौन उसकी तीमारदारी करता था हॉस्पिटल में? आप करते थे? रात को आप रहते थे साथ? सारे 20 दिन में रहा उसके पास हॉस्पिटल में। अच्छा, तो जब आपने इंजेक्शन लगाया है, कोई नर्स नहीं थी, कोई डॉक्टर नहीं था, वार्ड थी? रात का टाइम था, 9 नंबर वार्ड था। 9 नंबर वार्ड थी। और रात कितने बजे? लगभग 2-3 बजे। रात के 2-3 बजे। अच्छा, ये उसी दिन आपको टीका बना के दे के आया? हाँ, रात को बना के दे के गया था मैं, फिर रात को उसी रात को लगा दिया। क्या नाम है? इकराम। इकराम। इकराम कितनी उम्र है? 25 साल। क्या करते हो? मटन बेचता हूँ। मटन बेचते हो? कब से? तकरीबन 35 साल। ठीक जिंदगी गुजर रही थी? शुक्र अल्लाह का। आसमा कौन है? आसमा मेरी जीएफ थी। क्या थी? जीएफ थी। मतलब गर्लफ्रेंड थी?
ठीक है। कितने बच्चों की माँ है? एक की। एक बच्चे की। आसमा से दोस्ती कहाँ पे हुई थी? यहाँ मेन बाजार शीना पास में। कैसे? बाजार से गुजर रही थी। बाजार से तो बहुत सी औरतें गुजरती हैं, पूरी कहानी सुनाओ, कैसे हुई थी? बाजार ऊंची आवाज में बात करो। बाजार से गुजर रही थी तो वहीं से हमारी बातचीत शुरू हुई। कैसे हुई? किसी दुकान पे आई थी, वहाँ पे ही फिर हमारी आस्ता आस्ता रिलेशन वो दुकान पर आई? आपकी दुकान पर आई? जी। आपकी दुकान पर या किसी दुकान पर? मेरी दुकान। आपकी दुकान पर क्या लेने आई थी? गोश्त लेने आई। अच्छा, आपने क्या कहा उसको? कुछ नहीं, वैसे ही आंखों से इशारे किए। हाँ। बाद में मुझे उसके घर का भी पता था। कैसे पता था? मोहल्ले की थी। अच्छा, फिर हमारी बातचीत तो होना शुरू हो गई। उसके बाद किसने पहल की थी? मैंने। अच्छा, फिर? उसके बाद मैंने उसके घर रिश्ता भेजा। उसके घर वालों को कबूल था, लेकिन उसके भाई नहीं मानता था। भाई रिश्ते पर एग्री नहीं था, क्या वजह है? मैम पता नहीं क्यों नहीं राजी था, बाकी सब फैमिली राजी थी। बाकी सब राजी थे। आपके दोस्ती से ये रिश्ता शुरू हुआ, पसंद करने से, रिश्ते से हुआ कि हम रिश्ता करेंगे, जो कि एक अच्छी किसी भी रिश्ते के एक अच्छा आगाज़ है कि रिश्ता भेजा गया, शादी करना चाहते थे, यहाँ तक तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद नाजायज़ मरासिम कितना अरसा रहे? नाजायज़ तल्लुकात नहीं रखे थे। नहीं रखे? कितने अरसे से थे? तकरीबन 1 साल से हमारा तल्लुक। 1 साल से ताल्लुक था। गपशप कहाँ बैठ के होती थी? गपशप ज़्यादातर फ़ोन पे ही होती थी। फ़ोन पर होती थी। अच्छा, फिर क्लोज, आपने कहा कि मेरा रिश्ता क्लोज होता गया। क्लोज किसे कहते हैं? यानी कि उसके साथ, आसमा के साथ। हाँ, ज़्यादा आसमा के साथ क्लोज कैसे हो गया? किस तरह क्लोज हो गया? कहाँ बैठ के नाजायज़ मामलात होते थे? नाजायज़ मामला नहीं थे, मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं इस चीज़ को मैं खुद भी नहीं करता कि नाजायज़। अच्छा, फिर? वो शादी नहीं होने दे रहा था। आप घर जाते थे आसमा के? घर में फैमिली में चला जाता था। जाते थे, क्यों? किस रिश्ते से जाते थे घर? रिश्ता तो अभी हुआ नहीं, भाई पसंद करता नहीं, फिर करने क्या जाते थे उनके घर? वैसे ही चला जाता था फैमिली में। वैसे ही कैसे? आसमा बुलाती थी आपको? आसमा भी बुला लेते थे, मैं भी चला जाता था। कौन कौन होता था घर पे? साथ होते थे। सब होते थे। और भाई कहाँ होता था? भाई बाहर कहीं गया होता था। बाहर जब होता था तब वो बुलाती थी आपको? अच्छा, फिर वो हमें एक दूसरे से मिलने से भी मना करने लग गया, इसलिए हमने उसको मारने का प्लान बनाया। घर से बाहर निकल रहा था तब शूट किया, लेकिन उसको फायर नहीं लगा। कहाँ पे शूट किया? घर के बाहर। घर के बाहर खड़ा हुआ था? जी। किसने मारा था फायर? इसमें। इसी को ही हायर किया हुआ है तुमने शुरू से? जी। अच्छा, इसने फायर मारा, उसको नहीं लगा, अल्लाह ने बचा लिया। फिर हम चले गए हैं। फिर उसको पता नहीं चला कि मुझे फायर कौन मार रहा है? क्यों? रात का टाइम था। तुम साथ थे? अकेला भेजा था इसको? मैं पीछे था। इसको कैसे भेजा था? इसको मैंने बताया था तो वो मोटरसाइकिल पर या पैदल? पैदल गया था। पैदल गया था। अच्छा, फिर वहाँ से हम चले गए। जब उसको फायर नहीं लगा, मैंने इसको उठाया और इसको लेकर चला गया। फिर हम अपने अपने घर चले गए हैं। फिर हमने 15 दिन बाद तकरीबन उसको बाहर बुलाया। कैसे बुलाया? आसमा के जरिए। क्या कहा? उसको बाहर लेके आओ। किसको कहा? आसमा को। अपने भाई को बाहर लेकर आओ। उसने नहीं पूछा क्यों? नहीं पूछा। फिर वो जब अपने दोस्त के घर आई थी। कि क्या आप बच्चों वाला तुम बयान दे रहे हो मुझे? मैंने आसमा को कहा था अपने भाई को बाहर लेकर आओ, लेकिन आसमा ने मुझे नहीं पूछा। आसमा को पहले ही पता था ना किस लिए कह रहा है। क्या पता था? कि इसको शूट करना है। पहले प्लान बनाया था? जी। दोनों ने मिलके? जी। किस किस ने? मैं और आसमा ने। कहाँ पे बैठ के प्लान बनाया था? घर पे। किसके घर पे? आसमा पे। वहाँ बैठ के प्लान क्या बनाया था? कि इसको शूट करना है। ठीक है, फिर? तो फिर उसको वो बाहर लेके आई, अपनी सहेली के घर आई है। मुझे पता था उसकी सहेली के घर। भाई साथ क्यों आया? मुहाफिज बन के आया ना कि मैं अपनी बहन के साथ जाता हूँ, उसने अपनी सहेली के घर जाना है, तो इसी नीयत से आया था? जी। मुहाफिज बन के आया था बहन के साथ, और बहन लेकर आई थी कि आप मेरे साथ चलें। जी। फिर वो जब वो अपनी सहेली के घर चले गई है तो बाहर खड़ा था, हमने वहाँ पे उसको शूट किया। फिर कहाँ लगे फायर?
पेट पे लगे थे और टांग हॉस्पिटल एडमिट हुआ था? कितने दिन? तकरीबन 20 दिन रहा। ठीक है। तीमारदारी के लिए जाते थे तुम? 1-2 दफ़ा गया। गए थे? क्या कहा था जाके? मेरी उससे मुलाकात नहीं हुई थी। तो फिर गए कहाँ थे आप? हॉस्पिटल गए थे कहीं और? हॉस्पिटल ही गई। हॉस्पिटल गए थे, मुलाकात नहीं हुई? किससे मिलकर आए थे? उसके बाद क्या कहा था वालदा को? कुछ भी नहीं कहा था। पैसे पूछा, तबीयत का पूछा क्या कहा वालदा ने? कि बेहतर आ गए। और कुछ नहीं। फिर वापस आ गए? फिर मैंने नीलत होता, मेरे काम में इस्तेमाल होता है, मैं स्टील का काम भी करता रहा हूँ। तो मैंने वो इंजेक्शन बना कर दिया कहाँ से लिया नीलत होता? बाजार से। कितने रुपए का? 10 रुपये का। आसानी से मिल गया? मैं काम करता था इसलिए मुझे उन्होंने दे दिया। अच्छा, फिर उसका इंजेक्शन बनाया? इंजेक्शन बना कर दिया, वो ड्रिप में लगा दिया इसने। किसने? 10 रुपये। इसको समझाया था? मेरी इससे मुलाकात नहीं हुई थी। फिर इसको किसने समझाया? आसमान आसमा को दिया था इंजेक्शन या इस मुलजिम को दिया था? आसमान को आसमा को दिया था। क्या कहा था? मैंने कहा था ये जहर का इंजेक्शन है, ये उसको लगवाना है। फिर उसने इसके जरिए लगवाया था। पुलिस इस हवाले से क्या कहती है, उनसे बात करते हैं। साजिद महमूद सोहल साहब हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं, जो कि एज ए इंस्पेक्टर धुले पुलिस स्टेशन गुजरांवाला में अपनी जिम्मेदारियों को सरअंजाम दे रहे हैं। साजिद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। साजिद साहब, कैसे मालूम हुआ, कहाँ से किस्सा शुरू हुआ? हमारे पास इन्होंने नामालूम FIR दर्ज करवा दी और हम अपने तौर पे कोशिश करते रहे कि ये इस तरह का क्लू हमें को मिल जाए। इसकी बहन ने बताया कि इस पर पहले भी एक अटैम्प्ट हुई थी, तो इसका मजहबी जमातों के साथ, तंजीमों के साथ अलग है, उसने डाइवर्ट करने की कोशिश की हमारी तवज्जो। ठीक है। तो जब ये सारा मामला हो गया, ये हॉस्पिटलाइज हो गया, हमने इसकी स्टेटमेंट लेने की कोशिश की और ये आस्ता आस्ता इम्प्रूव होने लगा, इसकी सेहत अच्छी हो रही थी और ये इसने अपना बयान देना चाहा। अटेम्प्ट जो की गई थी पहले, उसमें क्या फायर मारे गए थे और कहाँ लगे थे? पहले इन्होंने एक फायर मारा था, यही शूटर थे और यही उसका आशना साथ था। ठीक है। एक फायर किया, वो लकीली बच गया, तो दोबारा इन्होंने प्लान करके फिर ये इस पर अटैक करवाया। फिर उसको 2 फायर लगे। कहाँ पे? एक पेट पे लगा और एक टांग पे लगा। ठीक है। क्योंकि शूटर इतना वो नहीं था, नाड़ी टाइप लग रहा है उसको, सही फायर नहीं लगे उससे, अपनी तरफ से तो उसने मार दिया था, लेकिन अल्लाह ताला ने बचा लिया। और जब ये हॉस्पिटलाइज हो गया, उधर हमने इसकी स्टेटमेंट लेना चाहिए, तो उसने ये इंकशाफ किया जी वो मेरा इधर तीमारदारी करने आएंगे हॉस्पिटल, जिन्होंने मेरे ऊपर अटैक किया। आपने खुद बात की थी मकतूल से? स्टैंस लिया उसका? स्टैंस लिया। अच्छा, उसने खुद कहा? खुद कहा। मीन्स कि उसको मालूम था? उसको मालूम था, उसको सारा मालूम था। जब इसकी बहन को पता चला कि ये पुलिस को स्टेटमेंट दे देगा और हमारा ये सारा वो ओपन हो जाएगा, तो फिर उन्होंने ये प्लान किया कि इसको हम हॉस्पिटल में इसकी वो रास्ते से डाल देते हैं। ठीक है। फिर उन्होंने ये सारा इकराम को साथ मिलाया, नीला तोता इसने हायर किया, उसको इंजेक्शन बनाया और छोटे भाई की मदद से ड्रिप में डाल के इसको इंजेक्शन लगवाया। आपने मुलजिमान को कहाँ से गिरफ्तार किया? मुलजम जब इकराम हम इधर से लोकल था, इधर का रहने वाला था शाहीनाबाद का जी, उसको अरेस्ट किया, उसकी इंटरोगेशन की, तो फिर उसने बताया कि मेरे साथ एक और लड़का है, वो बनी के तारड़ हाफिजाबाद का। ठीक है। उधर हमने रेड किया, ये भाग इस्लामाबाद चला गया हुआ था, तो फिर इसका CDR लेके लोकेशंस लेके टेक्निकल तरीके से इस्लामाबाद से इसको अरेस्ट किया। इस केस के मुद्दई की जब हम बात करते हैं, विक्टिम की हम बात करते हैं, तो उसका बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार होता है अपने हर केस में। किसी भी स्टोरी को, FIR को देखें तो जो किरदार मुद्दई का होता है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। अगर वो अपने मौके पर डटा रहता है और वो परस्यू करता है अपने केस को, तो वो मंतकी अंजाम तक ज़रूर पहुंचता है। और अगर रास्ते में छोड़ दिया जाए तो बहुत से ऐसे केसेस हैं जो हमें लटकते नज़र आ रहे होते हैं। इस केस में मुद्दई का रिस्पॉन्स कोई मुनासिब नहीं लगा, क्या वजह है? मुद्दई जो है ये आसमा का बहनोई है। ठीक है। इसकी जो दूसरी बहन है उसका हामंद है ये, और ये भी इनके साथ मतलब मिला हुआ है, ये बिल्कुल पुलिस के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा, जबकि इनको मालूम भी था किसने कत्ल किया, क्या सारी गेम और पर्चा नामालूम हुआ। बिल्कुल ऐसा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। SP मोहम्मद वकार अजीम साहब हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं। इस केस की तमाम डिटेल्स हम लेते हैं SP साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वकार साहब, वकूआ कब का है ये जी? हमारा पहला जो वकू है ये 15/10 को हुआ। 15/10 को इस आदमी को फायर मारा गया, अलबत्ता जो डेथ है वो 5/11 को हुई है। ठीक है। इस दौरान उसका ट्रीटमेंट होता रहा हॉस्पिटल में, और फिर हॉस्पिटल में जाकर ड्रिप के अंदर जिस तरह से मुलजिम ने भी बताया है कि नीला तोता
मिक्स करके इन्होंने दिया है। जब फर्स्ट टाइम इसको फायर मारने की घर से प्लानिंग की गई, लेकिन अल्लाह ने उसको बचाया, उसको डायरेक्ट फायर नहीं लगा। सेकंड टाइम दूसरी अटेम्प्ट की गई जिसमें उसको 2 फायर लगे हैं, तो उसकी FIR मुद्दई पार्टी ने करवाई थी? जी, उसकी FIR बिल्कुल करवाई थी। उस FIR पे तफ्तीश भी जारी थी। पुलिस के जो तफ्तीशी अफसरान थे ये जाके हॉस्पिटल में मिले भी थे उससे, इंजर्ड शख्स से। तो उसने ये बताया था कि मैं बताऊंगा पुलिस वालों को, मैं ठीक हो लूँ और आप मेरे से राब्ते में रहें। मुझे ये कभी इम्कान है कि मेरा मुल्ज़म यहाँ मुझे पूछने भी आएगा, क्योंकि उसे ये मालूम हो चुका था कि ये शूटर कौन है, बंदे कौन हैं जो उसके लिए जिन्होंने ये प्लान किया, जिन्होंने ये किया, एटलीस्ट वो जानता था। तो वो ठीक होने का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन उसकी किस्मत में ऐसा नहीं। बिल्कुल ठीक है। ये बताइए कि जब हम किसी भी केस की डिटेल्स लेते हैं तो आप लोग उसका CRO चेक करते हैं, आप लोग उसकी CDR चेक करते हैं, लोकेशंस लेते हैं। तो CDR में आसमा नामी खातून के साथ कितने मर्दों के फ़ोन पर रवाबित कायम थे? देखिए जी, किसी भी जब हम CDR को चेक करते हैं तो उसके हर कॉन्टैक्ट को नहीं चेक किया जाता। हम देखते हैं कि फ्रीक्वेंट कॉन्टैक्ट्स कौन थे। उस फ्रीक्वेंट कॉन्टैक्ट में एक शख्स हमें मिलता है जिसका नाम इकराम है। इकराम के साथ उस खातून की अच्छी दोस्ती है। और यहाँ ये वाज़ह करता चलूँ कि ये खातून आसमा इसकी बहन है मकतूल की। मकतूल की बहन के राब्ते इकराम के साथ होते हैं। इकराम को कन्विंस किया जाता है कि आप हमारे भाई को, मेरे भाई को मार दें, इसको साइड पे कर दें तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी टू लिव टुगेदर। उनमें ये प्रॉब्लम था। उस जो आसमा ने रिपोर्ट किया, ये बताती है अपनी तफ्तीश के दौरान कि मेरा भाई हम दोनों को इकट्ठे नहीं रहने देना चाहता था। उस वजह से उसने इसको इकराम को इंगेज किया कि इकराम ने फिर फर्दर अपने साथ एक तनवीर लड़का जो उसका दोस्त था उसको इंगेज किया। फिर हमने CTR पे इनके लिंकेजेस देखे आपस में जब लिंक देखे तो इनके लिंक वाज़े हो गए। बिल्कुल ठीक है। वकार साहब ये बताइएगा कि जब हम बात करते हैं लिंक्स की या फिर आप लोग सोर्स की जब बात करते हैं तो FIR हुई थी नामालूम, जबकि मकतूल को ये मालूम था कि मुझे किसने फायर मारा है, तभी उसने आपके IO के साथ बात की और उसको ये कहा कि मैं बाद में बताऊंगा। आप क्या समझते हैं वो कौन सा पॉइंट था, टर्निंग पॉइंट कौन सा था जिससे आप लोगों को ये मालूम हुआ कि इस केस में एक्यूज्ड कौन से हैं? क्योंकि FIR नामालूम है, नामजद नहीं है। जब ये FIR हुई, इससे पहले एक वकूआ हुआ था। उस वकूए में भी इस बंदे को फायर की कोशिश की गई, फायर लगा नहीं। उस बारे में भी इसकी बहन आके बताती थी। और जब दोबारा हमने बहन को बुलाया कि ये वकूआ किस तरह हुआ, तो उसकी जब बातें थी उसमें इंसिस्टेंस ये थी कि जिसके कॉलेज में कोई लड़ाई थी, ऐसे कोई था, तो वो डाइवर्ट कर रही थी चीज़ों की। उनकी बातों से हमें शक ठहरा। तो इसके फैमिली के जितने लोग थे उनके हमने CDRs वगैरह लिए, जिसमें इस खातून का लिया। तो खातून का कॉन्टेक्ट जब इकराम से निकला, इकराम का शूटर से निकला और इन तमाम की लोकेशंस चेक की गई तो वो कुएँ के करीब नज़र आ रही थी। लेकिन उसके बाद जो नया पहलू फिर सामने आया कि वो नीले थोथे वाला वो है कि वो किस तरह इनको जहर दे के वो किया जाता है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट स्टोरी जो ये है वो ये है कि जब बहन अपने पहले प्लान में फेल हो जाती है, नाकाम हो जाती है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, तो वो दूसरा प्लान बनाती है। दूसरे प्लान में अनफॉर्चुनेटली वो अपने भाई को एंगेज करती है, मुदस्सर को। जहाँ तक अभी तक की तफ्तीश का सवाल है तो मुदस्सर को बहन इस तरह राज़ी करती है कि जो ये भाई था, जो मकतूल है, ये भी पहले थोड़ी बहुत कभी आइस वगैरह इसने पीता था। एक दफ़ा इसको ड्रग सेंटर में भी कहा जाता है कि वहाँ रखा गया था, जिसको वेरीफाई किया जा रहा है। तो ये बहन कहती है कि इसने ड्रग्स करके अपने भाई को कहती है कि ये मेरे साथ इसने नाजेबा हरकत की कोशिश की है, जिसकी वजह से मुदस्सर तैयार हो जाता है कि इसने अगर ये ड्रग्स में इतना आगे जा चुका है, क्योंकि वो इस बारे में शायद मुकम्मल नहीं जानता था, उसको इस तरह तैयार किया गया कि मेरी बहन के साथ अगर वो ये कर सकता है तो ये हमारा भाई तो नहीं, और ये ड्रग्स में आगे चला गया तो मुझे इसको ख़त्म करना है। दैट्स हाउ ही कम्स इनटू प्ले। कोशिश की कब्र कुशाई की? जी बिल्कुल, कब्र कुशाई की कोशिश की गई। पहले तो फैमिली इस तरफ आ ही नहीं रही थी। ये भी एक शक की बात थी कि फैमिली कहती थी कब्र कुशाई हमने नहीं करवानी, इस तरफ नहीं जाना। एप्लीकेशन मूव की गई। अलबत्ता इसमें एक इम्पॉर्टेंट पहलू ये भी है कि कोई भी जो पुलिस केस होता है उसके लिए हॉस्पिटल वाले डेड बॉडी इस तरह हवाले नहीं करते। तो उस सिलसिले में CPO साहब की तरफ से डिप्टी कमिश्नर को लिखा गया और वो जो भी हेल्थ की इंतज़ामिया उनके नोटिस में भी लाया जा रहा है कि इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए ताकि फ्यूचर में इस तरह का कोई केस ना हो सके। किसी भी माशरे की तकमील के लिए औरत का किरदार बड़ी अहमियत का हामिल होता है। अगर औरत पढ़ी लिखी हो
तो घराना कामयाब जिंदगी गुजारता है, नस्ल संवर जाती है। और अगर औरत का किरदार नेगेटिव हो तो पूरी नस्ल तबाह हो जाती है। ये हम शुरू से सुनते आ रहे हैं। आज की कहानी में आसमा ने अपने आशना के लिए, अपनी शादी के लिए, अपने नाजायज़ मरासिम को लगातार कायम रखने के लिए अपने ही सगे भाई, हकीकी भाई को मौत के घाट उतार दिया, कब्र में पहुंचा दिया और दूसरे भाई को जेल में पहुंचा दिया। इसी कहानी का तीसरा कैरेक्टर जो कि इसका आशना था वो भी जेल पहुंच गया। आसमा का ये कहना था कि शायद मारने के बाद भाई को कहानी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन कहानी यहाँ से ख़त्म नहीं हुई। कहानी का आगाज़ हुआ है और चैप्टर अभी तो ओपन हुआ है। तमाम वो ख़वातीन जो ये समझती हैं कि कत्ल करेंगे तो छुप जाएगा और ज़िंदगी गुजारेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कत्ल कभी छुपता नहीं। तो औरत का किरदार बहुत अहम है। आज के प्रोग्राम में मैसेज देने का मकसद ये है कि तमाम वो ख़वातीन जो प्रोग्राम को देख रही हैं वो अपने करैक्टर को मजबूती के साथ, अपनी इज्जत को मजबूती के साथ थामे रखिए ताकि ये दिन ना देखना पड़े। इसके साथ ही अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।